दूध जीने भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए कॉफी है। पेट जिनका खराब वेट भी हो लाजवाब, योग प्राणायाम करें और दवा साफी है। कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़? क्या कहेंगे छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश के से ही छत्तीसगढ़ बना है, इसलिए अतिरिक्त स्नेह छत्तीसगढ़ के प्रति रहता ही है। दुनिया में सबसे अच्छी कविता अगर कहीं सुनी जाती है तो वो छत्तीसगढ़ में सुनी जाती है। हमारा एक कवि है, अभी हम उसके घर गए तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज खाना मैं बनाऊंगी। हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। रोम रोम में रमे हैं मेरे प्रभु सीताराम, सीताराम 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 गाएंगे। साधु संत और कार सेवकों का बलिदान भारत के राम भक्त भूल नहीं पाएंगे। भारत क्या विश्व में जलेंगे घर घर दीप, 22 जनवरी को फिर दीपावली मनाएंगे। जय श्री राम। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इससे बड़ी कोई कविता नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है देश के मशहूर कवि शशिकांत शशि जी, जो कि मध्य प्रदेश देवास से हैं और आज छत्तीसगढ़ आए हैं। सर, आपका विस्तार न्यूज पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम, जय जोहार। सर, सबसे पहले आज आप छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़? क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ हमारी आत्मा है, हमारे प्राण है। चूँकि मध्य प्रदेश के से ही छत्तीसगढ़ बना है, इसलिए अतिरिक्त स्नेह छत्तीसगढ़ के प्रति रहता ही है। और मुझे 38 वर्ष हो गए कविता पढ़ते और सुनाते हुए। दुनिया में सबसे अच्छी कविता अगर कहीं सुनी जाती है तो वो छत्तीसगढ़ में सुनी जाती है। तो सर, छत्तीसगढ़ के लिए अगर कुछ लिखा हो तो सबसे पहले वही सुना दीजिए, शुरुआत इसी से करते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के लिए तो कभी लिखने का अवसर इसलिए नहीं आया कि छत्तीसगढ़ के कवि ही काफ़ी हैं लिखने के लिए। मेरी तो बहुत पुरानी छत्तीसगढ़ से पहचान है। पवन दीवान से लेकर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी तक, और सुरेंद्र दुबे जी से लेकर आज के नए गीतकार भरत द्विवेदी तक, मुझे छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा लगता है, कविता की दृष्टि से भी और कवि सम्मेलन की दृष्टि से। तो सर, फिर भी छत्तीसगढ़ के लिए कोई कविता आपको याद आती होगी, आपकी लिखी, तो आप सुना दीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए तो 2 ही लाइनें काफ़ी हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इससे बड़ी कोई कविता नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए हास्य कवि की बात होती है। सर, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, आपने अलग अलग राजनीतिक परिवेश को भी देखते हुए कई सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से कोई कविता जो अभी राजनीति परिवेश चल रहा है भारत में, छत्तीसगढ़ में, चाहे मध्य प्रदेश में, उससे लेकर कोई एक कविता? सर, देखिए, राजनीतिक विषयों पर तो इसलिए कविता लिखते हैं कि जो दिखता है वो लिखते हैं, और जो दिखता है वो लिखते हैं, इसीलिए हम लोग सुने जाते हैं मंचों पर, इसीलिए हज़ारों की भीड़ हमको सुनने के लिए आती है। इस देश में एक बड़ा ये कहना चाहिए कि बहुत ख़राब वातावरण इस समय पर बना हुआ है कि देश के विपक्ष को सत्ता के विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लग गए। और जिन लोगों को कुछ पता नहीं है वो सब कुछ होना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा व्यंग्य विद्रूपता कहीं ना कहीं जन्म लेती है। मैंने एक छंद लिखा था, वो आपको सुनाता हूँ कि दूध जीने भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए कॉफ़ी है। पेट जिनका खराब वेट भी हो लाजवाब, योग प्राणायाम करें और दवा साफी है। बिना तोले मोले बोल द्वेष का बढ़ाते घोल, बड़ बोले नेताओं का ब्रह्म अस्त्र माफ़ी है। गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं, राहुल गांधी काफ़ी है। बहुत ही सुंदर सर, आज के राजनीतिक परिवेश पे आपने ये कविता बोली। अभी अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की या अन्य राज्यों की, तो एक काफ़ी चल रहा है मनरेगा और वीबी जी राम जी, आपने देखा होगा, गांधी जी का नाम बदल दिया। विपक्ष का कहना है आपने दूसरा बिल ले आया मजदूरों के लिए, और उसमें बस बिल में कुछ कुछ अंतर आए हैं, नाम बदल दिया गया। इससे लेकर नाम की राजनीति हो रही है। अगर आप 2 लाइन कुछ नाम की राजनीति को लेकर कुछ कहना चाहें? देखिए, जो लोग नाम के सहारे राजनीति करते थे उनको तकलीफ होना भी स्वाभाविक है। जहाँ तक गांधी जी और राम के बारे में मेरा जो व्यक्तिगत मत ये है कि गांधी जी राम राज्य के परिकल्पना के समर्थक व्यक्ति थे, और गांधी जी के जो समाधि स्थल है उस पर भी हे राम लिखा है। तो अगर गांधी जी की जगह राम कर भी दिया है तो इसमें कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं हुआ है। लेकिन चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जी राम जी हो या मनरेगा हो, हमारा तो केवल कवि होने के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा तो एक ही अपेक्षा रहती है कि गरीब लोगों का भला होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भला होना चाहिए। अगर योजनाएं भला करती हैं तो जी राम जी भी अच्छी है और मनरेगा भी अच्छी है।
तो राम जी की जब आपने बात ही की है, आप राम जी के ननिहाल में हैं, छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, राम जी के लिए कुछ सुना देते तो बड़ा अच्छा होता। देखिए, राम जी के लिए तो राम जी के जन्म के प्रमाण पत्र मांगने वाले लोग ही जी राम जी का विरोध कर रहे हैं, और आज उनको खुद के जन्म के प्रमाण पत्र देना पड़ रहे हैं, एसआईआर में तो भागते फिर रहे हैं। तो मैं तो, चूंकि आज आज कितनी तारीख है, आज है 17 तारीख, और 22 तारीख को तो आपको मालूम है इस देश में एक और दिवाली मनने वाली है, क्योंकि द्वितीय वर्षगांठ भगवान राम के मंदिर का निर्माण की। तो मैं उसी पर आपको 4 पंक्तियां सुना देता हूँ कि रोम रोम में रमे हैं मेरे प्रभु सीताराम, सीताराम 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 गाएंगे, साधु संत और कार सेवकों का बलिदान भारत के राम भक्त भूल नहीं पाएंगे। राम मंदिर पे जब ध्वजा लहराएगी तो अंबर से कोठारी के लाल हर्षाएंगे, भारत क्या विश्व में जलेंगे घर घर दीप, 22 जनवरी को फिर दीपावली मनाएंगे। जय श्री राम। 22 जनवरी को फिर दीपावली मनाएंगे। आप हास्य में काफ़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं, मैंने देखा है, आपकी वीडियोस देखी, लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जब आप कविता लिखने बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है ना कि अलग अलग विधाओं की कविता लिखने में अलग अलग मुश्किलें आती हैं, तो ये जो हास्य कविताएं आप लिखते हैं इसमें आपको मुश्किल सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? पहली बात तो कविताएं लिखी नहीं जाती, कविताएं हमेशा उतरती हैं ऊपर से। अगर कोई कवि ये दावा करता है कि मैंने लिखा है, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हम लोग साधना करते हैं, माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, और मेरे ऊपर संतों की बड़ी कृपा है, तो मैं संतों के सानिध्य में रहता हूँ, तो बस जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की कविता उतर जाती है। हास्य का भाव में बैठे रहते हैं तो हास्य की उतर जाती है, व्यंग के भाव में व्यंग की, गीत के भाव में गीत की। तो इसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। कविताएं लिखने के लिए दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ता है, कविताएं तो स्वतः उतरती चली जाती है। घर पे भी जैसे आप व्यंगात्मक कवि हैं, व्यंग भी करते हैं, हास्य भी करते हैं, तो घर पे कभी किया है? घर पे ही करते हैं तभी तो बाहर कर पाते हैं। घर के लोगों पे भी करते हैं? बिल्कुल 100% घर के लोगों पे ही ज़्यादा करते हैं तो बाहर कर पाते हैं। घर वालों का रिएक्शन कैसा होता है? जो लोग घर में नहीं कर पाते इसलिए वो बाहर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हमारे देश के कुछ नेता है जो ना घर में कुछ कर पा रहे हैं ना बाहर जाके कुछ पा रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो बाहर भी खूब कर रहे हैं और घर में भी खूब कर रहे हैं। तो घर पे वाइफ पे करते हैं, मैम पे करते हैं कभी कविताएं? क्यों नहीं करते हैं? मैम कोई स्पेशल है क्या? उनके कारण ही तो हास्य व्यंग सब, और हर व्यक्ति अपनी मैम पे करता है, उसमें कोई तो कभी कुछ ऐसा बता दीजिए, किस तरह के व्यंग करते हैं आप, किस तरह का होता है घर का आपका परिवेश जब आप घर पे होते हैं? अरे घर पे तो हमको खुद ही व्यंग मिलता है। हमारा एक कवि है, अभी हम उसके घर गए तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज खाना मैं बनाऊंगी। अच्छा। ओके। तो जैसे आप घर पे हैं, मान के चलिए मैम खाना बना के लेके आई, आपको खाना नहीं पसंद आया या आप वो खाना नहीं खाते, उनको पहले से पता है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं कह देता हूँ कि चलें आज बाहर कहीं होटल में खा आते हैं, तुमने बेफिजूल बनाया। तो वो समझ जाते हैं कि खाना ठीक नहीं बना। मतलब खाना ठीक नहीं बना है, ठीक है। और भी जैसे कवियों की बात की जाए, आज की जो नई पीढ़ी है, अगर वो, उनका लिखने पे रुझान थोड़ा कम हो रहा है। मैं देख रही हूँ आजकल लोग मोबाइल इंटरनेट पे ज़्यादा है, लिख नहीं रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं ज़्यादा। लोग चाहते हैं 1 मिनट की रील देखें निकल जाए। तो जो लोग बनना चाहते हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, एक तो नई नई पीढ़ी में बहुत अच्छे कवि आ रहे हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चूँकि आपका बहुत ज़िम्मेदार चैनल है और बहुत बड़े घराने से निकला हुआ ये चैनल है, जिसकी अपनी एक आध्यात्मिक ज़िम्मेदारी है, सामाजिक ज़िम्मेदारी है और साहित्यिक ज़िम्मेदारी है। नए कवि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नए कवि बहुत अच्छा कह रहे हैं। लेकिन आपकी दूसरी बात भी उतनी सही है कि बहुत लोग रील देखना चाहते हैं, 1 सेकंड में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये दौर ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। वापस व्यक्ति को वहीं लौटना पड़ेगा पुनर्स्थापना के लिए। जैसे आज हम शहरों से वापस गांव की तरफ लौट रहे हैं, फार्म हाउस की तरफ लौट रहे हैं, उसी तरह वैचारिकी के आधार पर जब आप वैचारिक के मापदंड पे जब अपनी कसौटी पर कसेंगे अपने आप को, तो आपको पुनः कविता की तरफ लौटना पड़ेगा। कविता का शाश्वत स्वभाव, कविता की सृजनशीलता और कविता की प्रासंगिकता ही कविता को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेगी। और जो नए कवि इसमें कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस नए कवियों को मेरा एक सुझाव है कि इसके अपने कविता कर्म को, अपनी सृजन शक्ति को, अपने लेखन कार्य को साधना से जोड़ें। साधना से नहीं जोड़ पा रहे हैं। वो क्या है, जो आजकल जो संसाधन उपलब्ध हैं मीडिया और सोशल मीडिया, उसका उपयोग करते हुए वो बहुत तात्कालिक होने जा रहे हैं। और तात्कालिक चीज़ ज़्यादा टिकती नहीं है, सार्वभौमिक चीज़ ही सर्वमान्य होती है। बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था वो सैकड़ों वर्षों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय लिखा गया था, और आज से सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों बाद भी प्रासंगिक रहेगा। तो ये उनकी साधना की
प्रतिकृति है, साधना के उपक्रम से उत्सर्जित जो प्रसाद है, ये रामचरितमानस है। तो बस हमको अपने काव्य कर्मों को, अपने लेखन प्रक्रिया को, या फिर आपकी पत्रकारिता भी हो, तो उसको हमको साधना से जोड़ना पड़ेगा। हम जितना साधना में जितना डूबते चले जाएंगे, उतना हम उभरते चले जाएंगे। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि मतलब कवि हो चाहे अलग अलग क्षेत्र के लोग हो, वो साधना से अगर जुड़ते हैं तो आपका कहना है साधना पे जोर देना है। कला और साधना एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अलग हैं। अगर आप कला के किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, लेखन में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, नृत्य में, गायन में, वादन में, इवन पत्रकारिता में, क्योंकि आपको पत्रकारिता में भी नए नए विचार सोचना पड़ते हैं, नए आयाम पर आपको काम करना पड़ता है। जब तक आप अपनी विचारशीलता को साधना से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप उसमें सफलता नहीं पा सकेंगे। इसलिए कला के क्षेत्र को साधक होना ही चाहिए और कलाकार को साधक बनना ही पड़ेगा, तभी वो सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। और जितने भी कला के क्षेत्र में जो लोग शिखर पर पहुंचे हैं, मैं तो एक ही नाम लेना चाहूँगा आज इस समय पर, आदरणीय लता मंगेशकर जी का। आज आप उनका जीवन देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को लेकर साधना की है, तो मैं नहीं समझता कि अगले 1000-2000 साल हम लता जी को भूल पाएंगे। बिल्कुल। तो सर अब इंटरव्यू तो कर लिया, आपसे बहुत सारे सवाल कर लिए। एक मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी कविता सुनना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ना इंटरनेट पे जब आपकी बहुत सारी कविताएं देखी तो मेरा मन कर रहा है कि कुछ ऐसी कविता हो जिससे मैं भी हंस के लोटपोट हो जाऊं और जनता भी हंस के लोटपोट हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि कैमरामैन भी हमारे हंसे, काफ़ी हंसमुख है और जोक्स करते ही रहते हैं। तो एक अच्छी सी कविता सुना दीजिए। देखिए, अच्छी कविता है तो फिर हास्य की नहीं, फिर मैं अच्छी कविता सुनाता हूँ देशभक्ति की। देशभक्ति शाश्वत स्वभाव है, और इस समय वंदे मातरम का आपको पता होगा 150वां वर्ष चल रहा है ना। तो मैं एक मुखड़ा और एक बंद आपको सुनाता हूँ कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं, हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आपके चैनल के लिए स्पेशल एक बीच का बंद पढ़ रहा हूँ, उसे समाप्त करता हूँ कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। और मेरा विश्वास है कि आप मेरा ये बंद गुरुदेव तक जरूर पहुँचाएंगी कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई, सुलभ हो शिक्षा सबको, शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा, द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही खूबसूरत एक कविता इन्होंने सुनाई वंदे मातरम पर, देशभक्ति की अलग जगाते हुए। ये हमारे साथ थे मशहूर कवि शशिकांत शशि जी, जिन्होंने विस्तार न्यूज़ से बातचीत की छत्तीसगढ़ के बारे में और आज के परिवेश में बातचीत की। आगे ज़्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।